हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जेईई मेन 2019 की। आपको पता है एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया 9th, 10th, 11th और 12th जनवरी को ऑनलाइन। हर दिन 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ। इस तरह टोटल क्वेश्चन पेपर्स थे 8। हर क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चंस थे 30। इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए 240। इन 240 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो जेईई मेन का एग्ज़ाम देंगे अप्रैल में। नीट और एम्स की एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल फिजिक्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशंस और एरर्स में से पूछे हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्क्रू गेज का, जो 9 जनवरी को शिफ्ट 2 के पेपर में आया। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The readings of the main scale and the circular scale for the thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of the thin sheet is. तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, ये दे रखा है हमको पिच और 100 है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच है 0.5 mm और 100 है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यह है लीस्ट काउंट। आगे बोला हुआ है कि जब इस स्क्रू गेज को फुली टाइट कर देते हैं तब क्या होता है? जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन। मीन लाइन मतलब मेन स्केल, मिलीमीटर स्केल। तो जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो इस मीन लाइन से 3 डिविजन्स नीचे होता है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में आएगी एरर। और ये एरर कैसी होगी? तो यह है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्योंकि जीरो मीन लाइन से नीचे है। और नेगेटिव एरर यदि है तो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव करेक्शन, ये याद आ जाना चाहिए। अब आगे क्या बोला हुआ है कि जब उस शीट की हम थिकनेस फाइंड कर रहे हैं तो मेन स्केल की रीडिंग हमको मिल रही है 5.5 mm और सर्कुलर स्केल की है 48। तो थिकनेस कैसे मिलेगी हमें? यहाँ आएगी मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले 5.5 mm, उसके बाद यहाँ आएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो 48 दी है, पर हमको इसमें 3 का करेक्शन करना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन। तो 48 प्लस 3 और फिर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? तो वो है 5/1000 मिलीमीटर। 5/1000 मिलीमीटर। ये कितना हुआ? 51। 51 टाइम्स 5 करना पड़ेगा। तो 5.5 mm प्लस 51 इंटू 5 यानी हुआ 255 और 1000 से उसे डिवाइड करना है यानी 0.255 mm। इन दोनों को ऐड करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। यानी 5 यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 755 mm। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5.755। 4 इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रू गेज का 12 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। ये 1 मिलीमीटर दे रखा है पिच। सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करने पर वो मेन स्केल पर जितना आगे बढ़ जाता है वो होता है पिच। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब पिच। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज। तो ये लीस्ट काउंट है एक्चुअली। सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स का मिनिमम नंबर कितना हो कि हम उससे ये मेजर कर पाएँ 5 माइक्रोमीटर। ये लीस्ट काउंट दे रखा है। आपको फॉर्मूला ये याद आना चाहिए, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला बस लगा देना था। लीस्ट काउंट कितना है? तो लीस्ट काउंट है 5 माइक्रोमीटर। पिच कितना दे रखा है? पिच है 1 मिलीमीटर। तो इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5 माइक्रोमीटर को। तो माइक्रो का हमको बनाना है मिली, तो ये हो जाएगा 10⁻³ mm अपॉन ये हमें फाइंड आउट करना है n। तो n कितना हो जाएगा? तो n इक्वल्स टू हो जाएगा
1 अपॉन ये मिलीमीटर जो यहाँ यूनिट आएगी वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, n बराबर होगा 5 × 10⁻³ मतलब 1000/5, यानी आंसर हो गया 200, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 200। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा हुआ वेक्टर अलजेब्रा से। 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b is n times the magnitude of vector a minus vector b. The angle between a and b is। तो a और b दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड उनके सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से n टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं यह है वेक्टर a और ये वेक्टर b और इनके बीच एंगल है थीटा। तो इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ। a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा उनके बीच एंगल जो हमको फाइंड आउट करना है और उनका एडिशन गिवन है n टाइम्स वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से। अब इनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो b की डायरेक्शन हम पलट देंगे। ये है b वेक्टर, तो ये हो जाएगा -b वेक्टर और ये एंगल हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे 180 माइनस थीटा एंगल लेकर, तो कितना हो जाएगा n टाइम्स √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा होने से यहाँ आएगा 2ab cos थीटा। इसे हमको सॉल्व करना होगा और याद रखेंगे a और b के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। स्क्वायरिंग कर दें तो क्या लिखना होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ये n² हो जाएगा, तो n² a² प्लस n² b²। तो आप चाहें तो a² प्लस b² को साथ में लिख सकते हैं, माइनस 2n² ab cos थीटा। अब इस टर्म को हम ले जाते हैं LHS में और 2ab cos थीटा ले लेते हैं कॉमन, 2ab cos थीटा कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ होगा n² और यहाँ आएगा 1, तो n² प्लस 1 और a² प्लस b² को RHS में ले जाकर कॉमन कर देते हैं, तो a² प्लस b² कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा n² माइनस 1 के बराबर। अब क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो इसे भी यदि हम a² लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 2a² और इसे भी a लिख दें तो ये भी 2a² हो जाएगा, मतलब इसे कैंसिल किया जा सकता है। हमको चाहिए था cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। cos थीटा इज इक्वल टू n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1 एंड सो 2 इज करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन फिर से वेक्टर अलजेब्रा से 10 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ। 2 forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle theta with each other. If force Q is doubled, their resultant also get doubled, then the angle theta is। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट है R, जब P और Q हैं 2F और 3F और उनके बीच एंगल है थीटा, तो पैरेललोग्राम लॉ से R² इक्वल्स टू होगा 2f² मतलब 4f² प्लस 9f² प्लस 2 टाइम्स 2f 3f cos थीटा, यानी 2 दूनी 4 थी, अब 12 यानी 12f² cos थीटा। ये इक्वेशन 1 इनिशियली। फिर क्या बोला है कि यदि Q को डबल कर दें, मतलब इस 3f को हमने 6f कर दिया, तब क्या हुआ, रिजल्टेंट भी डबल हो गया। रिजल्टेंट पहले था r, अब हो गया है 2r। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4r² इज इक्वल टू यहाँ आएगा 4f² प्लस दूसरा वेक्टर अब क्या है 6f यानी 36f² प्लस 2 2 4 6 24 f² cos थीटा। ऐसी हमको दो इक्वेशंस मिलेंगी, हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो यहाँ क्या आएगा 4 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा ये 40। f² आप चाहें तो
क्योंकि कॉमन है सब में, कैंसिल कर सकते हैं उसे। तो हो जाएगा 36 और 4 40, 40 प्लस 24 कॉस थीटा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इसको हमें सॉल्व कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 52 प्लस 48 कॉस थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा। अब इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 12, या फिर ये 48 है 24 है तो इसे उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 52 यानी माइनस 12। इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -12 बाय 24 यानी -½ क्लियरली थीटा इज 120 डिग्री एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस से। 9 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट h, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c, स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। हमको बताना है कि टाइम किस तरह कैपिटल जी, h और c पर डिपेंड करता है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन टाइम के लिए है। तो पहली मेथड ये हो सकती है कि आप सपोज कर लें t इज इक्वल्स टू कैपिटल G रेज्ड टू दी पावर अल्फा, h रेज्ड टू दी पावर बीटा एंड c रेज्ड टू दी पावर गामा। दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करेंगे और फिर कुछ लीनियर इक्वेशंस हमको मिलेंगी, उनकी सॉल्विंग से अल्फा, बीटा और गामा मालूम हो जाएंगे तो हमको ये टाइम के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप फाइंड आउट करें G, H और C की डायमेंशंस। G की डायमेंशंस कैसे आएंगी तो आप जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से Fr² अपॉन m1 m2 होगा कैपिटल G। F मतलब फोर्स, mLT माइनस 2, L2 अपॉन m2, सॉल्व करने पर क्या आया m-1 L3 T माइनस 2। ये कैपिटल G की डायमेंशन। H की डायमेंशन कैसे आएगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूले से याद लाएं, H इज E बाय न्यू। एनर्जी मतलब mL2T माइनस 2, नीचे फ्रीक्वेंसी T माइनस 1, सॉल्व करने पर mL2T माइनस 1। ये H की डायमेंशन। और C की डायमेंशन क्या होगी तो वो होगी LT माइनस 1। तो इस तरह G, H और C की डायमेंशंस फाइंड आउट करके इनमें पुट करते चले जाएं। इस एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन की डायमेंशन T के बराबर होगी कैपिटल T, वही एक्सप्रेशन होगा जो टाइम की डिपेंडेंस बता रहा है कैपिटल G, H और C पर। तो इसमें पुट करें जैसे तो G कितना है m-1 L3 T माइनस 2, फिर H mL2T माइनस 1 अपॉन C5 मतलब L5 T रेज टू दी पावर -5 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये m-1 और m ये कैंसिल आउट होते हैं, फिर ये T -5 है, ये दोनों मिलकर कितने होंगे -3 + 5 यानी T² ऊपर, L3 L2 ये L5 होकर इससे कैंसिल, तो √T² हमको मिला यानी T, यानी इसमें से ये एक्सप्रेशन सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही है 10 जनवरी शिफ्ट 1 का। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट्स इज 128 kg per meter cube. In certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of the material is. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N1U1 equals to N2U2, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। अब इस U1 सिस्टम 1 में तो मान लेते हैं कि SI यूनिट्स ये सिस्टम 1 है और वो जो न्यू सिस्टम है वो है सिस्टम 2। तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, N1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और फर्स्ट सिस्टम की यूनिट, तो वो होगी M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C is equals to N2 is numerical value in second system and U2 is unit in second system, यानी M2A, L2B and T2C। ये ABC क्या है, तो ये है डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी की। एंड क्वांटिटी कौन सी है, डेंसिटी, और डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3 T0, यानी A होगा 1 m का पावर, B होगा -3
और c होगा 0 के बराबर। ये पावर्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमको चाहिए है n2, n1 हमको गिवन है 128, तो n2 कितना होगा? तो n2 इक्वल्स होगा n1 m1 बाय m2 रेज टू दी पावर a, फिर L1 अपॉन L2 रेज्ड टू दी पावर b, और T1 बाय T2 रेज्ड टू दी पावर c। जो यहाँ 0 है तो ये टर्म तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। n1 कितना है? तो n1 है 128। अब मास की यूनिट पहले सिस्टम में क्या होगी? तो सिस्टम में SI यानी 1 kg, और इस नए सिस्टम में मास की यूनिट है 50 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर -3, और इसका पावर कितना होगा? तो A की वैल्यू है 1 के बराबर। फिर लेंथ की यूनिट SI में वो होगी मीटर, यानी यहाँ लिख लेते हैं 1 मीटर, और उस नए सिस्टम में लेंथ की यूनिट है 25 सेंटीमीटर, मतलब -2, और पावर क्या आएगी? तो पावर आएगी B यानी -3। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको n2 का वैल्यू मिलेगा। ये हुआ 1000 अपॉन 50, यह है 128, या हम n2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो 1000 अपॉन 50 यानी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 के बराबर। उसके बाद ये होगा 100 अपॉन 25 यानी कितना हुआ? वो 4 रेज़्ड टू दी पावर -3। तो आगे क्या लिखेंगे? 128 इंटू 20, और नीचे क्या आएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। ये 2 बार कैंसिल आउट होकर सॉल्व होकर ये आ जाता है 40 के बराबर। यानी जब n1 128 है तो उस नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 40 के बराबर, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशंस से 12 जनवरी शिफ्ट 2 का। लेट L, R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. The dimensions of L upon R, C, V in SI units will be. तो आपको याद आना चाहिए टाइम कांस्टेंट LR सर्किट में इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो होता है L बाय R, और RC सर्किट का यानी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो होता है RC। ये यदि आपको याद आ जाता है तो इसकी डायमेंशन इजीली निकल आएगी। डायमेंशन हमको फाइंड करनी है L जो इंडक्टेंस है, R इज रेजिस्टेंस, C इज कैपेसिटेंस एंड V इज वोल्टेज। तो L बाय R तो यहाँ सीधे दिख रहा है कि ये टाइम कांस्टेंट, क्योंकि L बाय R की डायमेंशन क्या होगी? वो होगी T के बराबर। हमको डायमेंशन ही फाइंड आउट करनी है, तो L बाय R तो T होगा ही, पर पहले हम इसे R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर लेते हैं, तब ये कितना होगा? ये होगा टाइम, इसकी डायमेंशन होगी T। RC ये भी होगा टाइम। बच क्या जाएगा? बच जाएगा न्यूमरेटर में R और डिनोमिनेटर में V, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। R बाय V, अब R क्या है? रेजिस्टेंस, V है वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, और इसलिए R बाय V कितना होगा? तो R बाय V होगा 1 बाय I, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय I, 1 बाय I यानी I -1। और SI यूनिट की बात हो रही है तो SI में करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो हो जाएगा A -1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड सो 1 इज करेक्ट। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यूनिट डायमेंशन से ही है, 11 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर में। इफ स्पीड V, एक्सेलरेशन A एंड फोर्स F आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। तो हमने स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स को फंडामेंटल रिगार्ड कर लिया है, तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा डिराइव्ड, और यंग्स मॉडुलस की यूनिट्स स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स की यूनिट्स पर डिपेंड करेंगी। तो हमको सपोज करना पड़ेगा कि y इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू स्पीड पावर a। हमको ये जानना है कि हाउ यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो पावर्स हम सपोज कर लेते हैं a, b और c। कैपिटल A जो एक्सेलरेशन है उसकी पावर b, और फोर्स F पावर c, और दोनों तरफ की डायमेंशंस पुट कर देते हैं। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या होगी? तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन यूनिटलेस, डायमेंशनलेस,
स्ट्रेस की हमको डायमेंशंस फाइंड आउट करना होंगी, तो यंग्स मॉडुलस की मिल जाएंगी। फोर्स इज mlt-2 अपॉन एरिया इज L2, तो डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-2। इस तरफ v है स्पीड lt-1, lt-1, एक्सेलरेशन इज lt-2 और फोर्स इज mlt-2। अब पावर्स रीअरेंज करते हैं, m का पावर यहाँ से आ रहा है c, फिर LA यहाँ से LB और यहाँ से LC, यानी LA प्लस B प्लस C, और T यहाँ से क्या आएगा -A, यहाँ से -2B और यहाँ से -2C इज इक्वल टू M1 L-1 T-2। अब पावर्स को कंपेयर कर देते हैं, पावर सेम होना चाहिए होमोजेनिटी से, तो C इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मिला। M का पावर इधर C है, इधर 1, C इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन मिलेगी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू -1, ये एक इक्वेशन, और एक मिलेगी ये। तो इसको ऐसा करते हैं कि ये -A -2B -2C इज इक्वल टू -2, माइनस का मल्टीप्लाई करके A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब C की वैल्यू मालूम है, C यहाँ डाल देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। A प्लस B इज -2, यहाँ भी C पुट कर देते हैं, C इज 1, तो ये A प्लस 2B ये हो जाएगा 0 के बराबर, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो B माइनस 2B ये होगा -B, ये तो कैंसिल आउट हुआ है, और इज इक्वल टू -2, तो B आ गया 2 के बराबर, यानी C इज 1, B इज 2, और इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। B की वैल्यू यदि यहाँ 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, -4, तो यानी A इज -4, ये ABC आ गए। इनको हमें यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेना है, V पावर A यानी V पावर -4, तो इसमें है और इसमें है, फिर B पावर 2 यानी A पावर 2, तो इसमें दिखाई दे रहा है, यानी यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और F का पावर क्या आएगा, तो F का पावर आएगा 1, यानी ऑप्शन A इज करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूनिट डायमेंशन से 11 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स is given by F equals to alpha beta exponential minus x² upon alpha kt, where x is distance, k is the Boltzmann constant and t is temperature, and alpha beta are constant. Dimensions of beta is, हमको बीटा की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि ये पावर है e रेज टू दी पावर दिस मच, और पावर हमेशा होती है डायमेंशन लेस, तो x² मतलब x² अपॉन अल्फा के टी को हमें लिख देना चाहिए m0 L0 T0, डायमेंशन लेस। अब अल्फा की डायमेंशन यहाँ से निकाली जा सकती है, अल्फा बराबर हो जाएगा x² अपॉन के टी, x डिस्टेंस है यानी L2, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर है, तो थर्मल एनर्जी है, और एनर्जी mL2T-2 उसकी डायमेंशन, तो L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह है L2 अपॉन के टी, यहाँ एनर्जी पुट किया, L2 कैंसिल आउट हुआ, m-1 और T2, ये डायमेंशन आ गई हमारे पास अल्फा की। अब ये एक नंबर होगा, e रेज टू दी पावर, जब ये पुट करेंगे तो एक नंबर होगा, तो नंबर की डायमेंशन होती नहीं, तो हम यहाँ से बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बीटा हम लिख सकते हैं फोर्स बाय अल्फा, और अल्फा की जगह वो पुट कर लेंगे हम, कितना m-1 T2, और यह है फोर्स mLT-2, इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाने पर होगा m2, फिर ये L आ रहा है यहाँ, और ये कितना हो जाएगा T-4, m2 L T-4, ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, m2 L T-4, 3 इज करेक्ट।